नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मराठा वंश का प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का सबसे पहला राजकुमार बिंबाजी भोसले यहाँ पर आए थे रतनपुर में। और दोस्तों, इन्होंने अपना शासन प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर स्थापित किया था। इनका कार्यकाल था 1757 से लेकर 1787 ईस्वी तक। तो इस समय में ये प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन करते थे। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है प्रशासनिक व्यवस्था। तो दोस्तों, इस अवधि में तो कलचुरी राज व्यवस्था जो था, कलचुरी लोग का जो शासन व्यवस्था था, उसी प्रक्रिया से ये बिंबाजी भोसले अपना शासन व्यवस्था को चलने दिए। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कुछ समय के बाद दूसरा राजकुमार बैंकोजी भोसले, उन्होंने 1787 से 1818 तक यहाँ पर नागपुर में रह के छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि भेजकर यहाँ पर शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो नागपुर में ही रहते थे, महाराष्ट्र में नागपुर है, वहाँ पर रहते थे और छत्तीसगढ़ में एक प्रतिनिधि भेजते थे और वो प्रतिनिधि यहाँ पर शासन चलाता था और वार्षिक वहाँ पर टैक्स भेजता था नागपुर, किसके पास? बैंकोजी भोसले के पास। जो प्रतिनिधि जो आता था उसको सूबेदार कहा जाता था और छत्तीसगढ़ को सूबेदारों के माध्यम से यहाँ का शासन चलाने लगा। कौन चलाने लगा? तो बैंकोजी भोसले। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आंतरिक रूप से तो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ इसमें, लेकिन दोस्तों कार्य पद्धति में अचानक से परिवर्तन जब आता है, जब क्या हुआ कि दूसरे सूबेदार यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। पहले सूबेदार जो थे वह नोट कर लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सूबेदार हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग को पढ़ना है। तो पहला सूबेदार जो हुए थे वह महिपत राव थे, लेकिन हम लोग को पढ़ना है दूसरे सूबेदार के बारे में। दूसरे सूबेदार जब आते हैं तो इनकी कार्य पद्धति में अचानक बदलाव आ जाता है। दूसरे सूबेदार का नाम था विठल राव दिनकर। तो दोस्तों, इन्होंने किया क्या कि यहाँ पर जितने भी गढ़ थे, छत्तीसगढ़ का नाम ही छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर 36 ठो गढ़ हुआ करता था उस टाइम में। तो उस 36 ठो गढ़ को चेंज करके, ठीक है, राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 36 ठो गढ़ को परिवर्तन करके 36 ठो गढ़ को बदल के और उन्होंने परगना में बदल दिया और 27 ठो परगना पूरे परगना में चेंज कर दिया, जो 36 ठो गढ़ थे उसको। ये जो परगना पद्धति था वह 1790 ईस्वी में चालू किया था विठल राव दिनकर ने। तो दोस्तों, मैं बता दूं, कलचुरी राजवंश का जो पद था दाऊ और दीवान को भी समाप्त कर दिया गया था इसके द्वारा। इस समय पूरे प्रदेश को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। पहला भाग था खालसा और दूसरा भाग था जमींदारी क्षेत्र। ठीक है, खालसा और जमींदारी क्षेत्र छत्तीसगढ़ को 2 भागों में बांटा गया था। जितना भी खालसा क्षेत्र हुआ करता था उसमें मराठा लोग का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन जितना भी जमींदारी क्षेत्र होता था उसको जमींदार लोग चलाते थे। उस एरिया का शासन जो था वह जमींदार लोग होते थे। उन लोग स्वतंत्र रूप से वहाँ पर शासन करते थे जमींदार लोग। लेकिन होता क्या था कि ये जमींदार लोग मराठा लोग को वार्षिक कर दिया करते थे, वैसे स्वतंत्र होते थे चलाने के लिए शासन। जमींदारी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को 2 भागों में, खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र। तो खालसा क्षेत्र को मराठा लोग स्वतंत्र रूप से शासन चलाते थे, मराठा लोग खालसा क्षेत्र को। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जमींदारी क्षेत्र जो होता था उसको जमींदार लोग चलाते थे स्वतंत्र रूप से, लेकिन जमींदार लोग वार्षिक कर मराठा लोग को दिया करते थे। तो हम लोग इससे ये पता चलता है कि जमींदारी क्षेत्र का कोई दायित्व नहीं होता था इनके ऊपर, मराठाओं के ऊपर, लेकिन वहाँ से भी इन लोग आय प्राप्त करते थे। अब हम लोग कुछ मराठा वंश का पद या फिर अधिकारी को
पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला होता था सूबेदार, क्योंकि राजा बैंकोजी भोसले जो थे वह सूबेदारों के माध्यम से यहाँ का शासन चालू कर दिए थे, इसलिए सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार होता था, जो कि राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। और ये मैं बता दूं कि जो सूबेदार जो होता था वह खालसा और जमींदारी दोनों के प्रतिनिधि हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, ये सूबेदार जो होता था वह सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी, माल संबंधित सभी अधिकार इसको प्राप्त होता था। किसको? सूबेदार को। ठीक है, अगला पद हुआ करता था फडनवीस। दूसरा पद फडनवीस। तो फडनवीस क्या होता था? सूबेदार के कार्यालय में बैठता था और यह आय व्यय का जानकारी रखता था फडनवीस। ठीक है, इसके बाद मैं बोला कि परगना में विभक्त हो गया था। विट्ठलराव दिनकर ने 1790 में परगना में बांट दिया था। तो इस परगने की कुछ प्रमुख अधिकारी को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो परगने के प्रमुख अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको कमाविसदार कहते थे। एक कमाविसदार जो होता था वह सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। एक कमाविसदार जो होता था वह भी सैनिक, असैनिक, फौजदारी और दीवानी और माल संबंधित उनको अधिकार प्राप्त होता था। और ये राजस्व जो होता था, मतलब कर जो वसूली करता था, यह कर सकता था कमाविसदार। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कर का वसूली भी ये कमाविसदार कर सकता था। अब देखिए, फडनवीस में पहले भी बोला एक ठो, तो वह सूबाओं के अंतर्गत होता था। और यहाँ पर मैं एक ठो और फडनवीस बता रहा हूँ, तो यह क्या है? परगना के अंतर्गत आता था। तो यह भी आय व्यय का अपना हिसाब किताब रखता था फडनवीस। इसके बाद अगला आता है बढ़कर। तो बढ़कर का काम क्या होता था? कमाविसदार के अधीन होता था। सबसे पहले तो कमाविसदार के अधीन होता था बढ़कर, क्योंकि कमाविसदार से छोटा पद है। इस कारण से वो क्या करता था कि जो फसल उत्पादन, अब उस टाइम में फसल ही सबसे महत्वपूर्ण बात थी, फसल से ही जो इनकम होना है। तो बढ़कर जो था वह फसल का सूचना देता था, कितना उत्पादन हुआ, कितना नहीं हुआ, उसके बारे में सूचना देता था कमाविसदार। फसल से संबंधित कौन है? तो बढ़कर है। ठीक है, अगला पोस्ट है बरार पांडे। ठीक है, तो बरार पांडे ऐसा पद होता था जो गांव-गांव में घूमता था और वहां के गांव-गांव में जाकर घूमता था, वहां का आय व्यय का दस्तावेज पूरा तैयार करता था कि यहां से इनकम कितना हो रहा है। तो ये जो बरार पांडे जो दस्तावेज तैयार करता था, उसी के हिसाब से उस क्षेत्र में कर लगाया जाता था, उस क्षेत्र से कर वसूली का काम किया जाता था। अगला पोस्ट है पंडरी पांडे। पंडरी पांडे का काम होता था कि ये मादक द्रव्य जितने भी व्यक्ति लोग सेवन करते थे उनसे संबंधित जानकारी रखता था। अगला पोस्ट है माल चपरासी। तो ये माल चपरासी जो था, शासकीय जो संपत्ति है उसका देखरेख करना, उसके बारे में सूचना तैयार करना, ये माल चपरासी का काम हुआ करता था। तो दोस्तों, ये कुछ मराठा वंश का कुछ प्रशासनिक व्यवस्था था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।